जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे ये नए लेक्चर में स्वागत है। मैंने जो अपना सेशन स्टार्ट करा था जिसमें मैं मिसलेनियस को लेकर आई हूँ, उसमें मिसलेनियस का जो फर्स्ट यूनिट है हमारी फर्स्ट वुमेन इन इंडिया यानी कि भारत में प्रथम महिला, उसके मेरी एक सीरीज़ हो चुकी है जिसमें मैंने आपको 10 महिलाओं के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन दी है। डिटेल से आपको एक एक उसमें बताया है कि हमारी जो प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला में, उनके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है। जो हमारी प्रथम राष्ट्रपति थी, प्रथम राज्यपाल हुई हमारी, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मिस वर्ल्ड, प्रथम आईपीएस, प्रथम यूपीएससी की अध्यक्ष, इस प्रकार से मैंने उसमें आपको आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें पूरे उनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी, सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होगा। और ये मेरा सेकंड सेशन है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। इस पूरे सेशन को, इस पूरे लेक्चर को आप फॉलो करना, क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि हर एक सेशन में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही। और वीडियो फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कि आप देखते देखते बोर हो जाएं। उतनी ही लंबी वीडियो बनाई है जितना आप उसको देख सकते हैं, जितना आप उससे सीख सकते हैं, और हर एक फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। ओके फ्रेंड, यहीं समाप्त करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ इस लेक्चर को। और हमारी जो पहली मिस यूनिवर्स से सम्मानित प्रथम महिला हैं, उनका नाम है श्री सुष्मिता सेन। क्या नाम है फ्रेंड्स उनका? श्री सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन हमारी फर्स्ट मिस यूनिवर्स थी। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन थी। तो फर्स्ट मिस वर्ल्ड कौन थी? हमारी हमारी फर्स्ट कौन थी? रीता फारिया, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, आप ज़रूर देखना। अब हम देखते हैं सुष्मिता सेन जी के बारे में कि क्या बातें उनकी क्या फैक्ट हैं जो हमको जानना चाहिए। फर्स्ट है हमारा मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम सुष्मिता मिस इंडिया प्रतियोगिता में ऐश्वर्या राय बच्चन को भी हरा चुकी हैं। जो हमारी एक और प्रतियोगिता होती है मिस इंडिया प्रतियोगिता, उसमें ऐश्वर्या राय को उनने हराया है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट आता है कि मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता के दौरान एक जवाब से बाजी मार ली थी। जो ऐश्वर्या राय बच्चन थी और सुष्मिता सेन जो थी वो एक ही लेवल पे खड़ी हुई थी, लेकिन उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसमें ऐश्वर्या राय वो आंसर नहीं दे पाई जो सुष्मिता सेन ने दिया, और जज की एक्सेप्टेशन पे वो खड़ी उतरी और मिस यूनिवर्स का उनने खिताब जीता। क्या था कि सुष्मिता का मुकाबला ऐश्वर्या राय बच्चन से था। इस दौरान सवाल पूछा गया कि यदि आप किसी ऐतिहासिक घटना को बदल सकती तो वो क्या होती। इस पर ऐश्वर्या का जवाब था कि अपने जन्म का समय, लेकिन सुष्मिता ने क्या कहा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु। क्या चेंज करने को बोला उनने? इंदिरा गांधी की मृत्यु बदल सकने का उनको मौका मिलता। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था कि इसके साथ ही मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के दौरान जब सुष्मिता से पूछा गया था कि अगर आपके पास पैसा और वक्त होगा तो क्या एडवेंचर करना चाहेंगी, तो उनने आंसर दिया था। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरे हिसाब से एडवेंचर वो हो जो आप अंदर से महसूस करते हैं। मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, मौका लगा तो मैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहूँगी, यही मेरे लिए एडवेंचर होगा। ये आंसर देकर उनने अपना जजेस का दिल जीत लिया और उनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। नेक्स्ट हमारा है प्रथम भारतीय महिला मेयर। प्रथम भारतीय महिला मेयर कौन थी? तारा चेरियन। फ्रेंड याद रखना, तारा चेरियन, और मद्रास से थी वो, और 1957 में उनको मिला था। ठीक है फ्रेंड, याद रखना प्रथम महिला मेयर कौन थी? हमारी तारा चेरियन। उनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि तारा चेरियन भारत की समाज सेविका के रूप में कार्य करने वाली मद्रास की पहली महिला थी जो मेयर बनी, यानी कि महिला के तौर पर सेविका के लिए वो प्रथम थी, और उन्होंने इसी कारण मेयर की पदवी भी हासिल करी। चेरियन ने मेयर बनने के बाद उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति में तुरंत आवश्यकता का समावेशन कराया, और उसके बाद स्वास्थ्य के लिए उन्हें दोपहर में पोषक तत्वों से पूर्ण स्वल्पाहार की व्यवस्था की। तो आप याद रखना किसने स्टार्ट करा था? ये तारा चेरियन ने स्टार्ट करा था मेयर बनने के बाद, कि
जो बच्चे थे, गरीब बच्चे जो थे, उनको क्या करा इनने, स्वल्पाहार स्टार्ट करवाया, पोषक तत्वों वाला। परिणाम स्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण बच्चों में पढ़ने की रुचि और बढ़ने लगी। चेरियन के सेवा भाव को देखकर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, याद रखना, पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट हमारी आती हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री प्रथम महिला, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पहली महिला बनी थी उनका नाम क्या है, राजकुमारी अमृत कौर। फ्रेंड याद रखना, राजकुमारी अमृत कौर हमारे भारत की पहली कैबिनेट मिनिस्टर है ना, मंत्री सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ओनली मिनिस्टर थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में। फ्रेंड उस समय हमारी आज़ादी के पहले एक महिला का किसी भी चीज़ में प्रथम आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, क्योंकि उस समय महिलाओं को वैसे ही कुछ नहीं समझा जाता था। उसके बाद भी इतने लोगों से, समाज से लड़ते हुए अगर प्रथम वो किसी क्षेत्र में आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे देश के लिए, एक गौरव की बात हो जाती है। नेक्स्ट है उनके फैक्ट में कि अमृत कौर का जन्म कब हुआ, 1889 को भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ। यूपी के लखनऊ शहर में हुआ 1889 में। इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए पास करने के उपरांत वह भारत वापस आई। बहुत बड़ी बात थी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने गई वो, यानी हमारे देश से बाहर गई एक महिला होकर। इट्स बिग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये इनने एमए किया वहाँ जाकर। फिर क्या हुआ कि राजकुमारी अमृत कौर पहली भारतीय महिला थी जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला। केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला, वो हमारी पहली महिला थी। भारत की आज़ादी के बाद अमृत कौर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में केंद्र सरकार में शामिल हुई। किसके नेतृत्व में फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी के। वह वर्ष 1947 से 1957 ईस्वी तक भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रही। क्या रही फ्रेंड, स्वास्थ्य मंत्री। 1947 से 1957 के बीच स्वास्थ्य मंत्री रही। नेक्स्ट हमारा फैक्ट आता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका है। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई उसमें इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। वह 1948 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की चीफ कमिश्नर तथा इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की मुख्य अधिकारिणी रही। फ्रेंड याद रखना, एम्बुलेंस, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की चीफ कमिश्नर और इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की मुख्य अधिकारिणी रही। नेक्स्ट आता है 1945 में यूनेस्को की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए जो भारतीय प्रतिनिधि दल गए, लंदन गए, तो राजकुमारी अमृत कौर उसकी उपनेत्री थी। क्या थी, उसकी उपनेत्री थी। किसकी, हमारे जो यूनेस्को की बैठकों में, यूनेस्को बैठक आप जानते हैं क्या होता है, यूनेस्को बैठक जो हुई थी उसमें भारतीय के प्रतिनिधि में जब लंदन गई तो वो उसकी उपनेत्री बनी। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय, स्मिथ कॉलेज, वेस्टर्न कॉलेज, मेक मरे कॉलेज आदि से डॉक्टरेट मिली थी। क्या मिली थी उनको, उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय, स्मिथ कॉलेज, वेस्टर्न कॉलेज, मैकमरे कॉलेज से उनको डॉक्टरेट मिला। राजकुमारी अमृत कौर का निधन 2 अक्टूबर 1964 को दिल्ली में हुआ और 1964 को उन्होंने हमारे देश को अलविदा कह दिया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी जी। फ्रेंड यहाँ पे लगातार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, तो आप ध्यान से, मैं रिपीट भी करूँगी, आपको उसमें डिफरेंस निकालना है। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम मंत्री कौन थी, तारा जी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचिता कृपलानी। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है ना। अब राजनीति उठक पटक देख लेते हैं इनकी, कि भारतीय राजनीति में पुरुषों की संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन हमारे यहाँ की महिलाओं ने भी कई बड़े बड़े काम करके राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। इसमें सबसे पहला नाम आता है देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी का। आज़ादी के 15 साल बाद ही पुरुषवादी समाज के बीच से निकलकर सूबे की मुखिया बनी सुचिता कृपलानी जी। राजनीतिक सफ़र आसान नहीं था। कॉमन सी बात है, जब हमारे महिलाओं को मिलती ही नहीं है इतनी इम्पोर्टेंस और उसके बीच में आगे आना बहुत बड़ी बात होती है।
उस समय जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी जल रही थी, उसे 16 बनाने वालों में सुचेता जी एक थी। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया और नोआखली में महात्मा गांधी के साथ दंगा पीड़िता इलाकों में गांधी जी के साथ चलते हुए पीड़ित महिलाओं की मदद की। नेक्स्ट हमारा आता है महत्वपूर्ण फैसले। उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए देखते हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव में सुचेता कृपलानी नई दिल्ली लोकसभा सीट से 1952 व 57 में लगातार 2 बार सांसद चुनी गई। इसके बाद 1962 में कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई। सन 1963 से में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और करीब 3 साल 162 दिनों तक वह सीएम पद पर रहीं। उनके कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में जो मामला था वो कर्मचारियों की हड़ताल थी। लगभग 62 दिनों तक चली इस हड़ताल को सुचेता ने बखूबी सामना किया। अंत में सुचेता ने फर्म के अधिकारियों की सहायता से कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें बिना हड़ताल को तुड़वा दिया। ठीक है, सिर्फ 19 दिन सीएम कुर्सी पर बैठने के लिए चुनाव लड़े थे यूपी के यह मुख्यमंत्री ने। ठीक है, काम क्या किया उन्होंने, देखो सुचिता काफ़ी सहृदय स्वभाव की थी। ज़रूरतमंद की सेवा करने में वह कभी भी नहीं हिचकती थी। ठीक है, बात अगर सीएम पद की करें तो प्रशासनिक मामलों में उन्होंने हमेशा बोल्ड डिसीजन लिए। चंदा मांगकर नीलामी में खरीदा था स्कूल, ऐसे थे यूपी के पहले सीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है 15वां क्वेश्चन जो है हमारा कि देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रथम मुख्यमंत्री, लेकिन ये क्या है, प्रथम दलित मुख्यमंत्री। और ये भी उत्तर प्रदेश की है, मायावती है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश का हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल था। तो क्या है, मायावती जी दलित मुख्यमंत्री पहली थी और ये यूपी की थी। ठीक है, याद रखना। और पहले कौन आई थी, सुचेता कृपलानी जी, उसके बाद मायावती जी आई थी। मायावती का ये पूरा नाम, ठीक है, क्या है पूरा नाम उनका, बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। और सुचेता कृपलानी जी के बारे में हमने अभी पढ़ा। उन्हें अमूमन लोग बहन जी या मायावती ही कहते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि उनका पूरा नाम मायावती नैनो कुमारी है। क्या है, मायावती नैना कुमारी। नेक्स्ट है LLB और बीएड की पढ़ाई कर चुकी हैं मायावती। बसपा सुप्रीमो राजनीति में आने से पहले टीचर थी। वे LLB और बीएड की पढ़ाई कर चुकी हैं। राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर के कैराना सीट से लड़ा था। 4 बार रह चुकी हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार कमान संभाल चुकी हैं। पहली बार वे 1995 में मुख्यमंत्री बनी, फिर 1997 में, फिर 2002 में, फिर 2007 में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। RSS के आश्रम को दिया था 10 लाख रुपए का दान। मायावती लखनऊ में RSS द्वारा बनाए गए माधव सेवा आश्रम को 10 लाख रुपए की दान दे चुकी हैं। उन्होंने यह दान उस समय दिया था जब 2002 में आश्रम का लोकार्पण हो रहा था। मायावती उन दिनों यूपी की मुख्यमंत्री थी। क्या थी, यूपी की मुख्यमंत्री। उन्होंने इस कार्यक्रम में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात की थी, यानी कि दल के लिए ही काम करना नहीं, हमारे देश के लिए भी काम करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला जो कि अभिनेत्री थी। देखिए फ्रेंड, कंटिन्यू 3 क्वेश्चन और तीनों ही कैसे हैं, कंफ्यूजिंग है। तो पहला क्या था कि सुचेता कृपलानी जी हमारी प्रथम मुख्यमंत्री थी, मायावती जी हमारी प्रथम दलित मुख्यमंत्री थी, और जानकी रामचंद्रन हमारी पहली अभिनेत्री मुख्यमंत्री थी। मतलब जो अभिनेत्री थी फिर मुख्यमंत्री की फील्ड में आई। कहाँ से थी ये, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, याद रखना। जानकी रामचंद्रन ने वर्ष 1939 में अभिनय में कदम रखा। कहाँ, कब, 1939 में। मनमाता विजयम उनकी पहली फिल्म थी। जानकी रामचंद्रन ने 2 बार शादी की थी। वर्ष 1939 में जानकी ने गणपति भट्ट के साथ पहली बार 7 फेरे लिए। फिर वर्ष 1963 में उन्होंने दूसरी बार तमिल सिनेमा अभिनेता MG रामचंद्रन के साथ शादी की। जानकी 1940 के दशक के अंत में सफल अभिनेत्री थी और उन्होंने 25 से ज़्यादा
फिल्मों में अभिनय किया था। रामचंद्रन के भाई ने अपने स्टूडियो का नाम JR स्टूडियो रख दिया था। ठीक है, रामचंद्रन के भाई ने क्या करा, नाम बदलकर नाम क्या रख दिया, JR स्टूडियो। जब वे 15 साल की थी तब नाट्यालयों सेवा नामक संगीत नृत्य मंडली में शरीक हो गई थी। MGR के साथ उनकी पहली फिल्म 1948 में बनी थी, जिसकी कहानी बगदाद का चोर टाइप की थी। ठीक है, नेक्स्ट इनका फैक्ट आता है कि वह चेन्नई में कई शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करते हुए सत्य शैक्षिक और चैरिटेबल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष थी। जानकी रामचंद्रन अपने पति MG रामचंद्रन की मौत के तुरंत बाद जनवरी 1988 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। वे देश के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, देश के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री। उनके सरकार केवल 24 दिनों तक चली, जो तमिलनाडु के इतिहास में सबसे कम है। 19 मई 1996 को हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड, आप याद रखना कि वो पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जो कौन थी, अभिनेत्री थी, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनी। किस राज्य की थी, तमिलनाडु राज्य की थी, है ना। अगर ये 3 नंबर में आता है रिटर्न में तो आप ये 3 पॉइंट लिख के आराम से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपके नंबर कटने से रहे, क्योंकि आपने इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देखा है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रथम महिला सांसद। प्रथम महिला सांसद कौन थी हमारी, राधाबाई सुब्बारायन। 1938, है ना, 1938 में राधाबाई सुब्बारायन। इनके बारे में बोला जाता है कि इनका जो जन्म 1891 में हुआ मंगलोर में। इनके पिता का नाम था राव साहेब कुदमुल रंगा राव। ठीक है, उनका पूरा नाम था कैलाश राधाबाई सुब्बारायन। क्या था, कैलाश राधाबाई सुब्बारायन। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा मंगलोर के स्कूल में ही प्राप्त की थी। उसके बाद स्नातक की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से और परास्नातक समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड से संपन्न की थी। उनके पति का नाम P सुब्बारायन था और वर्ष 1912 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1930 में राधाबाई ने बेगम शाह नवाज के साथ लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल सम्मेलन में भाग लिया था। साल 1938 में राधाबाई सुब्बारायन भारत की पहली महिला सांसद बनी थी। ठीक है, पहली महिला सांसद बनी थी। उन्होंने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया और महिलाओं के लिए 5% आरक्षण की मांग की थी कि महिलाओं को 5% का आरक्षण मिलना चाहिए। राधाबाई मद्रास विश्वविद्यालय में सीनेट की निर्वाचित सदस्य थी। वर्ष 1960 में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, सांसद कब बनी, 1938 में, अपनी आज़ादी के पहले। नेक्स्ट आती हैं हमारी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय, फ्रेंड याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय की तो क्या नाम है इनका, मीरा साहिब फातिमा बीबी। श्रीमती मीरा साहिब फातिमा बीबी। इनके बारे में पहला फैक्ट है कि फातिमा बीबी का जन्म हुआ 30 अप्रैल 1927 के तमिलनाडु पतनमथिट्टा त्रावणकोर में, जो कि अब केरल भारत में हुआ है ना। कहाँ है, भारत में है, अब केरल के, भारत के केरल में। इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। 14 नवंबर 1950 को उन्हें वकील के रूप में नामांकित किया गया था। 1950 में मई 1958 में उन्हें केरल के उप समन्वय न्यायिक सेवाओं में मुंसिफ के रूप में नियुक्त किया गया था। यह सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं तथा उन्हें यह पद 1989 को मिला था, 1989 को। इनके पिता का नाम मीरा साहिब और मां का नाम खादीजा बीबी है। 14 नवंबर 1950 को वे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुई। मई 1958 में केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवा में मुंसिफ के रूप में नियुक्त हुई थी। 1968 में वे अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुई। 25 जनवरी 1997 से 2001 के बीच वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रहीं। कहाँ की, तमिलनाडु की राज्यपाल थी। याद रखना फ्रेंड, तमिलनाडु की राज्यपाल भी बनी थी, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम न्यायाधीश थी वो किस राज्य की थी, तो आपको नाम भी आएगा और उसके साथ राज्य भी आएगा। सॉरी, किस राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो आपको राज्य का नाम और उनका नाम दोनों आएगा। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। 8 अप्रैल 1983 को उन्हें उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्हें 6 अक्टूबर 1989 को वे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने 24 अप्रैल 1992 तक कार्य किया था। फातिमा बीबी के कानूनी ज्ञान और कौशल को देखते हुए उन्हें वर्ष 1993 में बने फातिमा बीबी केरल पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। फातिमा बीबी को वर्ष 1990 में डी लिट सम्मान और महिला शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह ज्योति पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन सा सम्मान मिला है उनको? पहला मिला है डी लिट और दूसरा मिला हैगा शिरोमणि पुरस्कार, है ना, और ज्योति पुरस्कार भी उनको मिला है। फातिमा बीबी ने अपनी पढ़ाई कैथोलिक हाई स्कूल पठानमथिट्टा से शुरू की थी, जिसके बाद उन्होंने बीएससी यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम से और बीएल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुवनंतपुरम से की थी। नेक्स्ट आता है हमारा कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। फ्रेंड याद रखना, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ये हमारी उच्च न्यायालय की है। इनका राज्य भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जो हमारी फातिमा बीबी थी वो जो थी तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी थी और हमारे सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश भी थी। ठीक है, लीला सेठ का जन्म 20 अक्टूबर 1930 में लखनऊ में हुआ था। उन्होंने कोलकाता में वकालत की शुरुआत की, लेकिन बाद में पटना आकर उन्होंने अभ्यास शुरू किया। यानी वकालत शुरू कहाँ की? कोलकाता में, लेकिन पटना आकर उन्होंने अभ्यास किया। 1959 में उन्होंने बार में दाखिला किया। पटना के बाद दिल्ली में वकालत की। 1978 में वे दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। ठीक है, 1978 में। 1991 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, नियुक्त की गई थी। और दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश इनको बनी थी, है ना। ओके, नेक्स्ट इनका पॉइंट है कि 1998 से 2000 तक वे भारतीय विधि आयोग की सदस्य रहीं। कहाँ की? भारतीय विधि आयोग की सदस्य रहीं। उनके ही नेतृत्व में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संशोधन कराया गया था, जिसके तहत संयुक्त परिवार में बेटियों को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया था। लीला सेठ की जीवनी ऑन बैलेंस को 2003 में पेंगुइन इंडिया के ने प्रकाशित किया था। फ्रेंड याद रखना, उनकी जीवनी ऑन बैलेंस, ठीक है, और किसमें प्रकाशित किया गया था उनको? पेंगुइन इंडिया में। 2010 में लीला सेठ ने वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया लिखी थी। क्या लिखी थी? वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। लेखक याद रखना, लेखक आते हैं, बहुत से पेपर ऐसे होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन लेखक का आता ही है ना। तो या तो वो करंट बेस्ड होते हैं या फिर वो पहले के जो फेमस वाले होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं। तो 2014 में उनकी किताब टॉकिंग ऑफ जस्टिस पीपल्स राइट्स इन मॉडर्न इंडिया प्रकाशित हुई थी 2014 में। ठीक है, नोएडा में उनके आवास पर 5 मई 2017 को हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नोएडा में उनकी मृत्यु कैसे हुई फ्रेंड्स? हार्ट अटैक से। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, फ्रेंड याद रखना, सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, है ना। क्या नाम है इनका? अन्ना चांडी, जो कि कहाँ की है? केरल की हैं। अन्ना चांडी का जन्म 4 मई 1905 केरल, भारत में एक मलयाली सीरियाई ईसाई माता पिता के यहाँ हुआ था। इस वर्ष 1926 में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद वह अपने राज्य की पहली महिला बनी थी जिसने केरल में कानून की डिग्री ली थी। यानी कि कानून की डिग्री लेने वाली पहली महिला बनी थी, है ना। 19 राज्य में, फ्रेंड याद रखना, देश में नहीं। 1929 से इस एक वकील के रूप में अभ्यास करते समय वह सक्रिय रूप से महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनकी मूल भूमिका के कारणों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप में शामिल थी। उन्होंने 1931 में श्री मूलम पॉपुलर असेंबली को चुनौती दी और 1932 से 34 की अवधि के लिए सफलतापूर्वक चुनी गई। अन्ना चांडी भारत में महिलाओं के अधिकारों की शुरुआती मशाल जलने वालों में से एक थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के कानूनी क्षेत्र में महिलाओं के करियर रूपी आशाओं को जन्म दिया। जब 9 फरवरी 1959 को उन्हें केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था, तब वह भारतीय उच्च न्यायालय में नियुक्त होने
होने पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। वह 5 अप्रैल 1967 तक उस कार्यकाल में बनी रहीं। अपनी सेवानिवृत्ति में चांडी ने भारत के कानून आयोग में भी काम किया और वर्ष 1973 में आत्मकथा नाम की बुक भी लिखी थी। अन्ना चांडी का 20 जुलाई 1996 को निधन हो गया। ठीक है, उनकी आत्मकथा क्या थी फ्रेंड? उनकी आत्मकथा नाम की एक बुक भी लिखी थी उनने, आत्मकथा नाम की। ठीक है, याद रखना। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। मैं आपको एक बार और इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मेरा इस चैनल में सामर्थ एकेडमी में 4 सेशन चल रहे हैं, जिसमें से एक है मिसलेनियस, जिसमें अभी मेरा प्रथम महिला वाला पोर्शन चल रहा है। नेक्स्ट है मेरा फेमस पर्सनैलिटीज़ का, और थर्ड है मेरा जीके के एमसीक्यू में जो लगवा रही हूँ, 3000 एमसीक्यू को टिक लगवा रही हूँ विथ डिस्क्रिप्शन। और मेरा फोर्थ है हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही हूँ पूरा एक एक टॉपिक डिटेल से, कि आपके अगर रिटर्न एग्जाम हो तो रिटर्न में भी हेल्प हो जाए, और एमसीक्यू हो तो